बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे YouTube चैनल पे आप सबको खुशामदीद। आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए बुक रिव्यू के साथ। आज हम जिस किताब का रिव्यू करने जा रहे हैं उस किताब का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, रिटन बाय स्टीफन आर कवे। जैसा कि आपको नाम से अंदाज़ा हो गया होगा कि ये आपके हैबिट्स को चेंज करने वाली बुक है। ये आपको ऐसी 7 आदत बताएगी जो कि सबसे मौसर तरीन लोगों में पाई जाती है, और ऐसी 7 आदत भी बताएगी जो कि गैर मौसर लोगों में पाई जाती हैं। चलिए, बुक रिव्यू शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 7 हैबिट्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करूंगा जो कि बुक में 7 हैबिट्स से पहले स्टीफन आर कवे ने डिस्कस की हैं। इन बातों में सबसे पहले स्टीफन आर कवे ने डिस्कस किया है कि हैबिट बनती कैसे है। वो स्टीफन कहता है कि आप एक ख्याल लें, ख्याल को बो दें, ख्याल को बोने के बाद आप एक एक्शन को काटेंगे, एक्शन को बोने के बाद आप एक आदत को काटेंगे, और एक आदत को काटने के बोने के बाद आप एक करेक्टर को काटेंगे, आपको एक करेक्टर मिलेगा, और एक करेक्टर को ऐसे ही फिर आपको डेस्टिनी मिलेगी। बेसिकली वो कहना ये चाहता है कि ख्याल ही सब कुछ है। जैसा कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का कौल है कि ख्याल का भी ख्याल रखो, कि जो ख्याल आ जा रहे हैं इनके ऊपर पहरा बैठाओ, ये देखो कि ये कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। बेसिकली इंसान के एक्शन के पीछे, इंसान की हैबिट, किरदार, इन सब के पीछे आपका ख़याल है, आपकी सोबत है कि आपके ख़यालात कैसे हैं, क्योंकि यही वो बीज है जिससे कि आपके किरदार का पौधा परवान चढ़ता है। इसी तरह एरिस्टोटल कहता है कि हम वही बनते हैं जो कि हम बार बार कर रहे होते हैं या दोहरा रहे होते हैं ज़िंदगी में जी। और इसके अलावा उन्होंने डिस्कस किया है पैराडाइम के बारे में। पैराडाइम बेसिकली एक थ्योरी आप कह लें कि दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया, कि हम किस तरह से दुनिया को देखते हैं, ये हमारा पैराडाइम, ये मेरा पैराडाइम होगा कि मैं किस तरह से दुनिया को देखता हूँ। टॉम फेरी का कहना है, शो मी योर हैबिट्स एंड रूटीन एंड आई शैल टेल यू योर फ्यूचर, कि मैं आपको आपका फ्यूचर बता दूंगा अगर आप मुझे अपनी आज की आदतें और जो रोज़ाना के रोज़मर्रा के काम हैं वो बता दें। और एक बात, ये बुक का रिव्यू सुनने से पहले या बुक पढ़ने से पहले एक बात याद रखिएगा कि हमें ख़ुद को इफ़ेक्टिवली चेंज करने के लिए, एक मुसर इंसान बनाने के लिए हमें अपने परसेप्शंस, अपने ख़यालात को चेंज करना पड़ता है, हमें अपने ख़यालात पे काम करना पड़ता है। तो चलिए बुक रिव्यू को शुरू करते हैं और जो उन 7 आदत को डिस्कस करते हैं, जिन 7 आदत के बारे में स्टीफन आर कवे ने बुक में बताया है कि ये मौसर तरीन लोगों में कॉमन पाई जाती हैं। दोस्तों, जो सबसे पहली हैबिट है जो कि बुक में स्टीफन आर कवे ने बताई है वो है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मीनिंग है कि प्रो पहले से एक्टिव, तैयार रहना, पहले से तैयार रहना। और इसका जो उलट एक वर्ड है वो है रिएक्टिव पीपल। ये 2 तरह के लोग होते हैं, प्रोएक्टिव पीपल होते हैं या रिएक्टिव पीपल होते हैं। तो जो प्रोएक्टिव लोग हैं उनको उसने कहा है कि आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए। और प्रोएक्टिव लोग कैसे होते हैं? वो पहले से तैयार होते हैं, वो मुस्तकबिल के लिए पहले से तैयारी करते हैं, वो दूसरों को ब्लेम नहीं करते, और जो मुस्तकबिल में जो ख़दशात हैं, जो कि अंदेशे हैं, उनके लिए पहले से तैयारी करके रखते हैं और उनके हल के लिए, उनके रोकथाम के लिए काम करते हैं। ऐसे होते हैं प्रोएक्टिव पीपल के। और जो रिएक्टिव पीपल होते हैं वो दूसरों को ब्लेम करते हैं, उनके जो हालात हैं वो उनको कंट्रोल करते हैं, जो इन्वायरमेंट है वो उनको कंट्रोल करता है। इसका जो एक बिल्कुल एक बड़ी मज़ाहिया सी इसकी एक एग्ज़ाम्पल है वो ये है कि एक बंदा है, अगर बाहर वेदर का इशू है, वेदर ख़राब है, मौसम ख़राब है, तो वो सारा दिन अपना ज़ाया करने के बाद मौसम को ब्लेम करेगा कि भाई मौसम ख़राब था इसलिए मेरा दिन सारा बुरा गुजरा है। लेकिन प्रोएक्टिव लोग ऐसे नहीं होते। प्रोएक्टिव लोग दूसरों को ब्लेम नहीं करते, मौसम को ब्लेम नहीं करते, इन्वायरमेंट को, किसी चीज़ को ब्लेम नहीं करते। वो जो कर सकते हैं वो उस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं कि हम इन चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, और वो उसको कंट्रोल करते हैं। अब वेदर तो ना तो प्रोएक्टिव पर्सन के कंट्रोल में है, ना रिएक्टिव पर्सन के कंट्रोल में है, लेकिन वो जो अपने उनके रोज़मर्रा के काम हैं जितने भी,
या जो भी उनकी रूटीन है वो इन चीज़ों से मुतासर नहीं होती। प्रोएक्टिव पीपल इन चीज़ों से मुतासर नहीं होता। तो मैं आपको एक शेर है, उसका एक मिसरा है, उसका पहला मिसरा है कि सफ़ीना तैयार रखना, सफ़ीना बनाए रखना तूफ़ान आने से पहले। तो सफ़ीना जो सफ़ीना है वो है कश्ती, और इस मिसरे में मिसाल लिया गया है, मुराद है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफ़ान आने से पहले कश्ती को बना रखा था। तो ये भी एक प्रोएक्टिविटी की निशानी है। और इसी तरह से एक एग्जांपल है एक ग्रॉसकॉपर की और चूंटी की। तो एक ग्रॉसकॉपर जो है वो गर्मियों में घूम फिर रहा होता है, यशियाँ कर रहा होता है, और जो चूंटी है वो अपने लिए खाना इकट्ठा करके लेके जा रही होती है। तो ग्रॉसकॉपर से उसकी जंगल में मुलाकात होती है, आमना सामना होता है। तो ग्रॉसकॉपर उससे पूछता है कि ये किस लिए इकट्ठे कर रही हो सारा कुछ। तो चूंटी आगे से कहती है कि आगे सर्दियाँ आ जानी हैं तो खुराक नहीं मिलनी, इसलिए मैं पहले से इकट्ठी करके रख रही हूँ। तो इस बात पे जो ग्रॉसकॉपर है वो उसका मजाक उड़ाता है कि नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है। और जब सर्दियाँ आती हैं, चूंटी जिसने पहले से ग़िज़ा अपनी खुराक अपने लिए सारा कुछ ज़ख़ीरा कर रखा होता है, उसकी सर्दियाँ बड़ी आसानी से गुजर जाती हैं। लेकिन ग्रॉसकॉपर को जब सर्दी में बाहर निकलना पड़ता है, तो सर्दी की वजह से पहले तो उसको खुराक ना होने की वजह से सर्दी में ठंड में बाहर निकलना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा सर्दी की शिद्दत और हर तरफ बर्फ़ जमी होती है, जिस वजह से उसे कहीं भी जो है सब्ज़ा नहीं मिलता, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। तो इस तरह से उसकी डेथ हो जाती है। तो ये इन दोनों में बताया गया है, इन दोनों की मिसाल के साथ, कि प्रोएक्टिव लोग जो हैं वो पहले से तैयारी करके रखते हैं, जबकि रिएक्टिव लोग हैं वो जब टाइम आता है फिर देखते हैं कि यार टाइम आएगा तो फिर देखेंगे। आप कह लें कि पहले से होमवर्क करके रखना प्रोएक्टिविटी है, कि आप स्कूल जाने से पहले, अगर आप स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, तो आपको स्कूल जाने से पहले आपने पहले से होमवर्क किया हो। और इसी तरह से आपने जो ऑफ़िस का जो काम है, जो अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन है ऑफ़िस में या ऑफ़िस का कोई भी काम है, तो आपने उसके पहले से तैयारी की हो। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप प्रोएक्टिव जो है वो कैसे बन सकते हैं, मोर प्रोएक्टिव। तो आपने सबसे पहले जो गोल्स हैं वो सेट करके रखने हैं, बेशक वो शॉर्ट गोल्स हों, लॉन्ग टर्म गोल्स हों, ठीक है, यानी कि थोड़े टाइम के लिए हों या ज़्यादा टाइम के लिए। ज़िंदगी में हमेशा गोल्स बना के रखें, क्योंकि ये आपको बेड से उठाने की जो बेसिक एक वजह है वो आपके गोल्स ही हैं। वो आप डेली बेसिस पे होंगे कि मॉर्निंग वॉक की होगी या नमाज, ठीक है। इसी तरह आपने वीकली रखने हैं कि वीक में मैंने ये काम करने हैं, मैंने ये बुक जो है वो कंप्लीट करनी है, या फ़लाँ मेरा जो एग्ज़ाम आ रहा है मैंने उसकी तैयारी करनी है। यानी कि आप लाइफ में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाएं। और जो है इसके बाद गेट ऑर्गेनाइज्ड, कि हमेशा से ऑर्गेनाइज्ड रहें। ये वही लोग रह सकते हैं जिनके लाइफ में गोल है, उन्होंने उनको अचीव करना है। सिर्फ वही लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। जो प्रोएक्टिव पीपल के लिए, प्रोएक्टिव बनने के लिए सबसे मेन एक फैक्टर है वो है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको ज़िम्मेदार होना चाहिए, आपको ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ही आप ये देखें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जब आपके साथ तो जो हुआ ये तो दुनियादारी है, सारा कुछ होगा, ठीक है, हादसात भी होंगे, सारा कुछ होगा, आप उनके लिए रिस्पॉन्स कैसा करते हैं। ये जो रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी है ये आपको रिस्पॉन्सिबल बनाती है, ठीक है। और उसके बाद है कि प्योरिटी दें, कि आप किन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। और इसके अलावा जो एक कंस्ट्रक्टिव लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल करें। और ऐसे आप ये थोड़ा थोड़ा खुद को चेंज करें तो आप रिएक्टिव से प्रोएक्टिव की तरफ जाएंगे, और प्रोएक्टिव में मोर प्रोएक्टिव बनेंगे। और एट दी एंड मैं यही कहूँगा इस हैबिट के मतलब कि बहुत से लोग जो कि प्रोएक्टिव नहीं होते वो इसीलिए लाइफ में इफ़ेक्टिव नहीं होते, मौसर नहीं होते। जी, तो दोस्तों जो दूसरी हैबिट है जो स्टीफन आर कवे ने अपनी बुक में जिसका जिक्र किया है, जिसको डिस्कस किया है, वो है बिगिन विद द एंड इन द माइंड, कि हमेशा जो एंड है, जो कि इख्तिताम है, जो आखिरत है, उसको माइंड में रखते हुए किसी भी काम की शुरुआत करें या किसी भी काम को करें। कोई भी चीज़ दो बार क्रिएट होती है, एक दफ़ा हमारे माइंड में और दूसरी दफ़ा रियल वर्ल्ड में, हकीकी दुनिया में। और कोई भी काम करने से पहले, जैसे कि ऑफ़िस का काम हो या कमरे में कोई तस्वीर या पेंटिंग लगानी हो, तो हम पहले उसको इमेजिन करते हैं कि ये पेंटिंग यहाँ पे कैसी लगेगी,
ठीक है। और इमेजिन करने के बाद हम उस पेंटिंग को रियल वहाँ पे लाकर लगाते हैं। और इसी तरह से आप कह लेंगे जो स्काई स्केपर्स हैं वो जो स्काई स्केपर्स बनाने वाले हैं वो स्काई स्केपर्स को बनाने के लिए पहले उनका ब्लूप्रिंट्स बनाते हैं। जैसे कि अभी तो ये आम है कि जब घरों को बनाया जाता है, जब उनकी बुनियाद रखी जाती है तो पहले उनके नक्शे बनाए जाते हैं, उस जगह को देखते कि कैसे इफ़ेक्टिवली जो एक सबसे बेहतरीन डिज़ाइन है कि इस जगह का सबसे जो बेहतर तरीके से इस जगह को बनाया जा सकता है, उसके लिए वो पहले एक नक्शा तैयार करते हैं, पहले अपने माइंड में फिर नक्शा तैयार करते हैं, फिर उस घर को बनाते हैं। ठीक है, तो कोई भी बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, वो बनाने से पहले हमें उसका नक्शा बनाना पड़ता है। तो इसी तरह हम अपनी लाइफ में भी जब हमने कोई काम करना है तो पहले हम उस बारे में सोचें कि इसका एंड क्या होगा। अगर हमारा रवैया है, बेशक बिहेवियर है, कुछ भी है, इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ करेंगे आप मर जाते हैं, आपकी डेथ हो जाती है, तो आप क्या चाहेंगे कि आपके पास कैसे लोग हों, या कौन लोग हैं जो कि आपके पास होंगे, या फिर ये कि आप क्या चाहते हैं कि आपको आपके बाद में कैसे अल्फाज में याद किया जाए। पहला पॉइंट तो ये कि आप देखते हैं कि कौन लोग आपके पास होंगे। तो जो फैमिली या रिलेटिव्स या जो भी लोग आपके ख़ास हैं उनके साथ अच्छा बिहेव करें, क्योंकि आपको पता है कि जब आपके मरने के बाद इन्हीं लोगों ने आपके पास होना है। इसके अलावा कि आप क्या चाहते हैं कि आप कैसे लोग आपके पास हों, तो इसके लिए आपके जो फ्रेंड्स हैं या जो भी कोलीग्स हैं, ठीक है, आप जैसे लोगों को लाइफ में ऐड करना चाहते हैं वैसे ही लोगों को ऐड करें। ये नहीं कि आप नेगेटिव माइंड के या नेगेटिव लोगों को लाइफ में ऐड करें, ठीक है, जिन लोगों को आप मरने के बाद देखना नहीं चाहते अपने पास। और इसके अलावा आप ये कि आपको किन अल्फाज में याद किया जाए, कि आपके मरने के बाद आपको किन अल्फाज में याद किया जाए। तो इसके लिए आपने जो लाइफ में आपने जैसे अल्फाज या जैसा बिहेवियर आपका होगा, जैसा आप दूसरों के साथ आपका एटीट्यूड होगा, कि योर एटीट्यूड टेल्स अबाउट योर एल्टीट्यूड, आपकी जो ऊंचाई है वो आपका एटीट्यूड बताता है कि आप कितने ऊंचे हैं, कितने बड़े हैं। तो आपका जो एटीट्यूड है उनके साथ, या जो आपके जो बात करने का अंदाज़ है, जो तरीक़ाकार है, आपका इखलाक है, आपका मिजाज है, उस पर ज़रूर काम करें, ताकि आपके मरने के बाद लोग आपको उन्हीं अल्फाज में याद करें, उन्हीं अच्छे अल्फाज में याद करें। जी, तो दोस्तों जो थर्ड हैबिट है वो है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि जो इम्पोर्टेंट काम हैं उनको हमेशा प्रायोरिटी दें, उनको पहले रखें। और बेशुमार काम ऐसे होते हैं जो कि पहले करने वाले नहीं होते, बेशुमार लोग ऐसे होते हैं जिनको हमने प्रायोरिटी नहीं देनी, लेकिन हम फिर भी वो उनको प्रायोरिटी देते हैं। अगर हम उन लोगों को प्रायोरिटी देंगे जिनको नहीं देनी चाहिए, तो वो लोग तो रह जाएंगे जिनको हमने प्रायोरिटी देनी है, या वो काम रह जाएंगे जिनको हमने प्रायोरिटी देनी है। इसी तरह अगर आप स्टूडेंट हैं तो देखें कि अगर आप स्टडी को आपने प्रायोरिटी देनी है, अगर स्टडी को प्रायोरिटी नहीं देंगे, दोस्तों को देंगे, तो स्टडी रह जाएगी। तो इसलिए लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने के लिए, मौसर इंसान बनने के लिए जो फर्स्ट थिंग्स हैं जो कि ज़रूरी हैं, इम्पोर्टेंट हैं, उनको प्रायोरिटी दें। और लाइफ में तो बेशुमार काम होते हैं, लेकिन बेशुमार काम करने के बावजूद भी हम एट द एंड ऑफ द डे हम सेटिस्फेक्शन हमें नहीं मिलती, हम सेटिस्फाई नहीं होते। इसके जो एक मेन रीज़न है वो ये है कि हमें कोऑर्डिनेट पता नहीं होते। हमें ये नहीं पता होता कि हमने कौन से काम करने हैं, कौन से जो काम है वो इम्पोर्टेंट हैं, कौन से नहीं इम्पोर्टेंट, कौन से काम है जो अर्जेंट हैं, कौन से काम है जो अर्जेंट नहीं है। और इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक टेबल बना रहा हूँ। इसमें 4 पॉइंट्स हैं कि अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। तो जो बॉक्स है जिसमें अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम है, इसमें आप डेडलाइंस, किसी भी काम के लिए, ऑफिस का कोई काम है जिसके लिए डेडलाइंस है, ये अर्जेंट भी है, इम्पोर्टेंट भी है। एग्ज़ाम है कल या परसों हफ्ते तक, तो उसके लिए तैयारी करना अर्जेंट भी है, इम्पोर्टेंट भी है। और इसी तरह जो दूसरा बॉक्स है नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, कि आप कह लें कि वो उसके लिए डेडलाइंस तो नहीं होती, वो अर्जेंट नहीं होते कि अभी करने हैं, लेकिन अगर वो काम आप नहीं करेंगे तो जो है मुश्किल पेश आ सकती है, मुश्किलात पेश आ सकती हैं। जैसे कि आप कह लेंगे फैमिली को टाइम देना, या इनफ स्लीप जो है वो ना लेना, ठीक है, जितना सोना चाहिए उतना ना सोना 8 घंटे। और इसके अलावा एक्सरसाइज है। अगर आप ये अर्जेंट तो नहीं है ये काम कि आपने अब भी करने हैं, अगर आप ये मुसलसल कुछ वक्त तक नहीं करेंगे तो आपको मुश्किलात का सामना हो सकता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो थर्ड बॉक्स है वो है अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, कि ये अर्जेंट तो हैं लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि दोस्तों के साथ बाहर घूमना फिरना शाम को, ठीक है,
ये वो काम आ जाते हैं जो कि अर्जेंट हैं लेकिन इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। मैसेजिंग हो गई, चैटिंग हो गई, ठीक है, सोशल मीडिया पे टाइम देना हो गया, फ़ोटोज़ को लाइक, ये वो, ठीक है। इसके अलावा जो फोर्थ बॉक्स है उसमें नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, ना तो ये अर्जेंट होते हैं काम, ना ही इम्पोर्टेंट होते हैं, बस ये सिर्फ टाइम का ज़िया है। ये कह लेंगे इसको। जो एक बेहतरीन सी इसकी मिसाल है वो है स्पेंडिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया। एक बिल्कुल ही बिला वजह का सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करना, ये फोर्थ बॉक्स में आता है। और ये जो थर्ड और फोर्थ बॉक्स है, इससे तो इफ़ेक्टिव पीपल जो हैं वो बिल्कुल दूर रहते हैं। थर्ड और फोर्थ बॉक्स के कामों को बिल्कुल नहीं करते। वो फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, मतलब कि वो प्योरिटी देते हैं इम्पोर्टेंट कामों को हमेशा। वो अर्जेंट है या नहीं है, वो हमेशा फर्स्ट एंड सेकंड बॉक्स वाले काम करेंगे, थर्ड और फोर्थ वाले नहीं करेंगे। जी, तो जो फोर्थ हैबिट है ये है, एक रूल बताया है कि थिंक विन विन, कि हमेशा उनकी जो सोच होती है कभी भी ज़िंदगी में, वो सिर्फ अपनी ज़िद, अपनी ज़रूरत के हवाले से नहीं सोचते, वो दूसरों के हवाले से भी सोचते हैं। विन विन मतलब कि इसमें आप दो अफराद को कंसीडर कर लें, ठीक है। अगर मैं विन करूँगा तो कोई दूसरा, ठीक है, उससे भी विन करना चाहिए। इसकी जो एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ कि एक दुकानदार है, उसके कस्टमर्स हैं 10, 12, 15, 20, और अगर वो जो दुकानदार है वो उन जो कस्टमर्स हैं, अगर उनको वो फ़ायदा नहीं देता, उनको विन नहीं करवा रहा, तो वो ख़ुद भी विन नहीं करेगा। इसलिए इफ़ेक्टिव जो लोग हैं वो विन विन का सोचते हैं। वो सोचते हैं कि इनका फ़ायदा होगा तो हमारा फ़ायदा होगा। इसी तरह से आपको एग्जांपल, एक अदारा, इस रूल के बिना कोई अदारा नहीं चल सकता, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं चल सकता। ये देखें कि स्कूल है, प्रिंसिपल कहे कि सारी फ़ीसें मेरे पास ही आएँ, मैं टीचर्स को कुछ ना दूँ, टीचर्स को वो विन ना करवाए, बल्कि ये तो सिचुएशन हो जाए कि प्रिंसिपल विन, टीचर्स लॉस। तो इस तरह से काम नहीं चलेगा, वो अदारा ही नहीं चलेगा, क्योंकि टीचर्स विन ही नहीं करेंगे। इसी के बरक्स अगर जो प्रिंसिपल है वो टीचर्स को विन करवाता है और फिर वो खुद भी विन करेगा, तो ये रूल हर जगह अप्लाई होगा, थिंक विन विन, ठीक है। तो इसके अलावा उसने, ऑथर ने जो है विन लॉस का भी बताया है कॉन्सेप्ट, लॉस विन का भी बताया है, लॉस का भी बताया है। लॉस में तो बेसिकली नो डील है, और जो लॉस विन का है, ठीक है, वो मैं आपको बताता चलूँ। वो बेसिकली यूज़ होता है, ये रूल रिलेशंस में है, कि आप कह लें कि माँ बाप का जो औलाद के साथ रिलेशन है, कि माँ बाप अपना खाना छोड़ के, आपको एक सादा सी मिसाल देता हूँ, कि अपना खाना छोड़ के औलाद को खिलाते हैं, ठीक है, या अपनी जो ज़रूरियात ख्वाहिशें हैं उनको पीछे रख के औलाद की ज़रूरियात और ख्वाहिशों को, ठीक है। ये आप देखेंगे लॉस और विन, वालिदैन खुद लॉस में है लेकिन औलाद विन कर रही है। तो ये रूल बेसिकली यूज़ होता है रिलेशंस में। लेकिन आम तौर पे लाइफ में जो ज़िंदगी के मामलात हैं उनमें हमेशा जो इफ़ेक्टिव लोग हैं वो प्योरिटी देते हैं थिंक विन विन को, कि वो खुद भी जो है वो विन करें और दूसरे भी विन करें। ये नहीं कि मैं अकेला ही विन करूं, दूसरे विन ना करें, दूसरे लॉस करें, या दूसरों की उन्हें परवाह ना हो। जी दोस्तों, जो पांचवी हैबिट है वो है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। तो जैसे कि आपको ये पता चल गया होगा कि इसका जो एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, कि हम लाइफ में, आपको पता है, मुझे पता है, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि शेर कभी घास नहीं खाता, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि घास जो है, शेर को है जो घास खिला रहे होते हैं, तो वो चीज़ को पहले समझते नहीं हैं, बात को पहले अंडरस्टैंड नहीं करते, तो वो कुछ कर भी नहीं सकते, किसी को समझा भी नहीं सकते, दूसरों के साथ फिर वो गिला नहीं कर सकते कि भाई आप नहीं समझे, पहले आपको समझना पड़ेगा दूसरों को, ठीक है। या कोई काम है, कोई हुनर है, वो पहले आप सीखेंगे तो किसी को सिखा सकते हैं। इसी तरह अगर आप कौम को बदलना चाहते हैं तो आपको एक फ़र्द को समझना होगा। अगर आप लोगों को समझना शुरू कर दिया तो आप बड़े बड़े हजूम को बड़ी आसानी से समझ लेंगे, उनकी साइकी समझ लेंगे। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा आप पहले समझें लोगों को, दूसरों के नेचर को, मिजाज को, कि आखिर उसका मिजाज कैसा है, लोगों का मिजाज कैसा है। जी, तो दोस्तों जो नंबर 6 हैबिट है जो, वो है सिनर्जाइज़। ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है वर्किंग टुगेदर। ये वर्ड निकला है एनर्जी से, और एनर्जी चूँकि वाहिद एक पर्सन के लिए यूज़ होती है, तो ये वर्ड से सिनर्जाइज़ जो है ये एनर्जी का मजमूआ, यानी कि
एक फ़र्द का नहीं, लोगों का इकट्ठी जो है, जो एक टीम वर्क है, जो उनकी इकट्ठी जो एक एफ़र्ट है, जो उनकी एनर्जी है, उसको कहा गया है, उस आदत को कहा गया है कि जो एक इफ़ेक्टिव पर्सन होता है वो हमेशा लोगों को जोड़ के रखने का हुनर उसके पास होता है। वो उसको पता है कि मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ। आम मॉडर्न वर्ल्ड में कि बाइक, कार, मोबाइल या कोई भी चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो वो कितने ज़्यादा पार्ट्स मिलके, बहुत से पार्ट्स मिलके फिर एक एररलेस रिज़ल्ट देते हैं। फिर वो ऐसा काम करते हैं जिसका रिज़ल्ट एररलेस होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि वाओ व्हाट इफेक्टिव वर्क। तो लोगों को जोड़ के रखना, पार्ट्स को जैसे एक मोबाइल जोड़ के रखता है, ऐसे ही वो इफ़ेक्टिव पर्सन लोगों को जोड़ के रखता है और कई लोगों की एनर्जी, और फिर उस एनर्जी को मजमूए के साथ लगाते हैं। ठीक है, उन सभी लोगों की एनर्जी लगती है। इसकी मिसाल जो है आमतौर पे आप इंडस्ट्रीज़ में देख सकते हैं, बड़े बड़े ऑफिस में देख सकते हैं, बहुत से डिपार्टमेंट में देख सकते हैं आप, कितने लोग मिलके काम कर रहे हैं और फिर बेहतरीन रिज़ल्ट देते हैं। तो इफ़ेक्टिव पर्सन में ये हैबिट होनी चाहिए। जो 7th हैबिट है वो है द शार्पन द सॉ, के इसका मतलब ले सकते हैं कि हथियार को शार्प रखना, तेज़ रखना। जितना हम हथियार को तेज़ रखेंगे उतना हमारे लिए आसान होगा कि हम चीज़ों को काट सकें। इसी तरह ऑर्थर बताता है कि इंसान ख़ुद को जितना सोशली, स्पिरिचुअली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, फ़िज़िकली जो है ना, ख़ुद को वो शार्प रखता है, तेज़ रखता है, डेली अपनी डेवलपमेंट करता है, रोज़ाना की बुनियाद पे वो ख़ुद में चेंजेस लाता है, चेंजेस को एक्सेप्ट करता है, अपनी जो बुराइयां वो देखता है या ख़ुद में जो खामियां देखता है उनको पुर करता है, उनको निकालता है। तो फिर वो डेली की बुनियाद पे जब खुद पे काम करेगा तो वो खुद को तेज़ रखेगा, ताकि आने वाले हालात जब बदलते हैं, आने वाले वक़्त में वो चीज़ों को बेहतर तरीके से हल कर सके, मुश्किलात को हल कर सके, उन चीज़ों को काट सके, चीर सके। तो जो डेली डेवलपमेंट है ये बहुत ज़रूरी है। गौर व फ़िक्र करना, मिजाज के मतलब सोचना, मुस्तकबिल के मतलब सोचना। ठीक है, इसके लिए जो सबसे एक बेहतरीन जो मिसाल है, जो एक मौसर तरीन काम है जिससे आप खुद को तेज़ रख सकते हैं, वो है बुक रीडिंग। कि बुक रीडिंग की जो आदत है, जो एक्स्ट्रा बुक्स पढ़नी है, ठीक है, इससे आप ख़ुद को बहुत शार्प रखते हैं। अगर आप सालों पहले भी ऐसे थे और सालों बाद भी वैसे के वैसे ही हो, तो फिर आप खुद को शार्प नहीं रख रहे, फिर आप खुद में कोई चेंज आपके नहीं आ रहा, तो आपका आने वाला मुस्तकबिल भी वैसा है। जिस कौम ने या जिस बंदे ने अपना हाल नहीं बदला, वो अपना मुस्तकबिल नहीं बदल सकते। तो आपने जो भी करना है वो हाल में करेंगे, वो डिपेंड करता है आपके हाल पे। अगर आप अपना हाल चेंज करेंगे तो आपका मुस्तकबिल चेंज होगा। और हदीस मुबारक है कि हलाक है वो शख्स जिसका आज का दिन कल गुज़रे हुए दिन से बेहतर ना हो। ये हदीस है। तो इसी हदीस के साथ हम इख्तिताम करते हैं बुक रिव्यू का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बुक रिव्यू पसंद आया होगा, और ये जो मेरी छोटी सी एक कोशिश थी कि आप तक मैं इस बुक को पहुंचाऊं कि इस बुक में बेसिकली है क्या। और इसके अलावा मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें इस्लाम और इस बुक को डिस्कस करूंगा कि ये 7 हैबिट्स कैसे इस्लाम में भी पहले से डिस्कस की गई हैं, हमें बताई गई हैं कि ये बिल्कुल वही चीज़ है जो कि इस्लाम ने हमें बताया है, जो कि मिसाक़े मदीना और एंड ऑल दैट, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। एट द एंड ऑफ वीडियो मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। आइंदा के लिए जब तक हमारी नई वीडियो नहीं आती, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने खुद में जो है जी हैबिट्स को अपनाएं। सिर्फ इल्म होना ही काफ़ी नहीं होता, उस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं है जो अमल में ना हो। तो इन हैबिट्स को लिखें, नोट करें, इनको अपनी डेली लाइफ में जो इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें।